वसंत लौट रहा है। वह मुझसे 8 साल छोटा था। हम दोनों के बीच एक अद्भुत रिश्ता था, जो प्रेम से भी ऊंचा था। बात हम हर रोज करते, पर एक शहर में होने के बावजूद ज्यादा मिल नहीं पाने की विवशता थी। नौकरी और परिवार की जिम्मेदारियां। अपने अपने परिवार से हम जुड़े हुए थे, पर एक भावनात्मक लगाव की जो कमी अपने अपने जीवन साथी में थी, उसकी पूर्ति हमें एक दूजे में हो जाती थी। उससे मिलना भी एक संयोग था। उस दिन हमारे अपार्टमेंट के सामने ठेले पर सब्जी बेचने वाला नहीं आया था। मुझे पता चला कि अब वह अपना ठेला चौराहे के पास की क्रॉसिंग पर लगाता है। मैं झोला लेकर पैदल ही चल पड़ी। उस दिन भी वह एक सज्जन के लिए आलू तौल रहा था। मैंने उससे 2 बार आलू के भाव पूछे और फिर भिंडी के। मैं अपनी बारी का इंतजार कर रही थी कि एक आवाज सुनाई दी। कितनी मिठास है आपकी आवाज में, एकदम मिश्री घुली हुई सी। मैंने चौंक कर देखा, वह मुझसे ही कह रहा था। ओह हाँ, मैंने बस इतना ही कहा और सब्जी का झोला उठाकर चल पड़ी। शाम के 5 बजे थे। सौरभ के लिए नाश्ता बनाने का वक्त था। जब भी वह खेल कर आता, सूजी का हलवा खाना उसे खूब अच्छा लगता। कभी कभी तो मुझसे लिपट कर कह उठता, मम्मी यू आर ग्रेट। फिर 6:30 बजे पतिदेव के आने का समय होता। अब तो सौरभ 12वीं में चला गया था, अन्यथा छोटी कक्षाओं में उसका होमवर्क भी बनवाना मेरा ही काम था। घर बाहर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए पिछले 18 सालों से मेरा अपना वजूद कहीं खो गया था। 5 साल पहले सासू माँ का देहांत हुआ। नहीं तो खिड़की पर मेरा खड़ा होना या देर तक छत पर बाल सुखाने पर भी पाबंदियां थी। मैं मशीन बन गई थी। इसीलिए जब रात को सारे काम निपटाकर सोने जाती, तब गजब की नींद आती। पर आज तो नींद कोसों दूर थी। एक अजनबी ने मुझे बीते दिनों की याद दिला दी थी। कॉलेज के दिनों में मैं अपनी मीठी आवाज के लिए जानी जाती थी। पापा ने मुझे पढ़ाई के साथ साथ संगीत की भी तालीम दिलवाई थी। मैं रेडियो स्टेशन में अक्सर गाने जाती और मास्टर्स के पहले वहीं उपघोषिका भी बन गई थी। सौरभ के जन्म के पहले मैं अपने ऑफिसर्स क्लब के फंक्शन में अक्सर गाती। मेरे चलते रोहित अपने बॉस के प्रिय बन गए थे। मुझे आसपास के बड़े छोटे सभी कार्यक्रमों में बतौर जज बुलाया जाता। पर यहीं से मेरे जीवन का संघर्ष शुरू हुआ। सास और बेटी के बीच जाने क्या संवाद हुआ कि रोहित ने एक दिन अप्रत्याशित घोषणा कर डाली, बहुत हो गया गाने वाने का चक्कर। तुम्हें कोई फिल्म में नहीं गाना है कि उसके पीछे अपना घर बार झोंक दो। माँ की तरह घर के काम संभालो और तीज त्योहार में समय बिताओ। मैंने कहा, मेरे संगीत के शौक से कोई खलल नहीं आएगी हमारे गृहस्थी में। प्लीज मेरा ये शौक मत छुड़वाओ। पर नहीं, उन्हें इस बात का बहुत डर था कि कोई अन्य संगीत प्रेमी मेरे निकट ना आ जाए। पहले मेरा क्लब जाना छुड़वाया गया, फिर संगीत मास्टर को छुड़वा दिया गया और फिर तो बात बात पर व्यंग्यबाण ऐसे चलने लगे जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। अमुक ने उस दिन तुम्हारी इतनी तारीफ क्यों की? और मिस्टर खोसला तुम्हें ध्यान से क्यों देख रहे थे? तुम उन्हें देख मुस्कुराई क्यों? फिजूल की बातें। पिछले 18 वर्षों का इतिहास मानो आज स्मृति पटल से हटने का नाम नहीं ले रहा था। रात गहराती जा रही थी। मुझे सुबह जल्दी उठना होता था। मैंने सब विचारों को एक झटके में हटाना चाहा। मुझे उसी नवयुवक की याद आ गई जिसने मेरी आवाज की तारीफ कर मेरे जहन में खलबली मचा दी थी। देर से नींद आई, वह भी उखड़ी हुई सी। सुबह आंख खुलते ही रसोई में भागी। दिन चढ़ चुका था। मैं खुद को नियंत्रित करना चाह रही थी। अभी हाल में ही कपड़े तय करते हुए महरी की बातों को याद कर मुस्करा पड़ी तो रोहित पीछे ही लग गए। किसने क्या कहा, कब कहा, क्यों कहा? उफ, मुस्कराना भी एक जुर्म है यहाँ। अपने जीवन के सबसे खास पलों में जब वे संतुष्ट व खुश होते तो भावुकता से कहते, उम्र बढ़ रही है और तुम जवान होती जा रही हो। तुम्हें देखकर कोई पागल ही हो जाए। उस पर ऐसी दिलकश आवाज, तुम भी तो इंसान ही हो। देखो कभी कुछ ऐसी वैसी हरकत कर भी लेना किसी के साथ तो मुझे मत बताना, नहीं तो या मैं खुद मर जाऊंगा या तुम्हें मार डालूंगा। यह बात रोहित ने एक बार नहीं अनेक बार दोहराई थी। मैं चुपचाप मुस्करा पड़ती। आखिर दिया ही क्या था तुमने रोहित? बेहद स्वार्थी हो तुम। तुम्हारे स्वार्थ का पता तो मुझे अपनी सुहाग रात में ही चल गया था। वह एक सच्चे दोस्त की भांति अपनी सारी खुशियां उसके साथ बांटना चाहती थी, अपने अरमान पूरा करना चाहती थी, संगीत की दुनिया में नाम कमाना चाहती थी, अपनी संवेदना पहली रात में ही न्योछावर कर देना चाहती थी। पर नहीं, रोहित ने चंद पंक्तियों में उसकी इन सभी आशाओं पर पानी फेर दिया था। तुम वही करोगी जो माँ चाहेंगी,
चूल्हा चौका कल से ही संभालो। 1 साल के अंदर माँ पोते का मुंह देखना चाहती है। क्या? अभी तो शादी हुई है और बच्चे की जिम्मेवारी मैं नहीं लूंगी। फिर आपने तो पापा को कहा था मुझे नौकरी भी करने देंगे। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? क्या कहा हुआ बदल नहीं सकता? नहीं, आपने पापा के साथ साथ मुझे भी धोखा दिया। मैं पहली ही मुलाकात में टूट चुकी थी। जब तक अपने को संभालती तब तक वे दूसरी ओर करवट करके सो चुके थे। ख्याल है जो हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बमुश्किल अनमनी ढंग से नाश्ता पैक कर रोहित को दिया। उनके जाने के कुछ देर बाद सौरभ भी ट्यूशन के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद मैंने नहा धोकर सुंदर सी साड़ी पहनी और मेरे पैर अनायास ही दरवाजे की ओर बढ़ गए। ठेले वाले के पास पहुंचकर सब्जी लेना तो एक बहाना था, मेरी आंखें किसी और को ढूंढ रही थी। बड़ी निराशा हाथ लगी। 10 मिनट तक यूं ही सब्जियां उलटने पलटने के बाद मैं चल पड़ी। मन को समझा रही थी कि कोई भला क्यों मुझसे मिलने आएगा। यह तो इत्तेफाक था कि किसी को मेरी आवाज भा गई और उसने तारीफ कर दी। अभी 10 कदम बड़े होंगे कि एक पहचानी सी आवाज आई, आज फिर सब्जी ले आई। पेड़ की छां में वही युवक मुस्कुराता हुआ अपनी कार से निकल रहा था। अपनी व्यग्रता छुपाते हुए मैंने पूछा, आपको पहले नहीं देखा इधर? नए है क्या? जी, भतीजी को यही कोचिंग सेंटर में डाला है। उसे इस समय रोज छोड़ने आता हूं। मेरा नाम सबद है, बैंक में कार्यरत हूं। मैं मिसेस पायल सक्सेना, सेक्टर 6 में रहती हूं। जी, किसी संगीत स्कूल में टीचर होंगी जरूर। नहीं, हाउसवाइफ हूं, पर संगीत शौक है मेरा। मैंने सोचा बात आई गई चली गई, पर नहीं, उससे और बातें करने की तमन्ना कायम रही। घर पहुंचते ही दिल जोरों से धड़क उठा। रास्ते में कोई पहचान वाले ने देख ना लिया हो। अभी तो बेटे को लंच के लिए आने में बहुत देर थी। रोहित लंच लेकर जाते थे। मैंने किताबों की अलमारी से अपनी पुरानी डायरी निकली। क्लासिकल गानों से भरी इस डायरी का पहला गाना काहे न मनवा रैन पाए रे मेरे प्रिय गानों में से एक था। मैंने इसे गाना आरंभ किया, पर कुछ ही पंक्तियां गाने के बाद मुझे वर्षों से छूटी रियाज की कमी दिखाई देने लगी। मैंने डायरी एक ओर रख दी। इन तमाम वर्षों में मैं केवल रोहित की पत्नी और सौरभ की मां होकर रह गई थी। मैं जो पायल सक्सेना थी, उसका अपना कोई नामो निशान नहीं था। इतने दिनों में मुझे पता चल गया था कि पति पत्नी केवल पति पत्नी होते थे, एक दूसरे को देह सौंपने वाले रजिस्टर्ड व्यापारी। जब भी मैं रोहित से अपने मन की कोई इच्छा जाहिर करना चाहती, मुझे चुप करा दिया जाता। मैं इंग्लिश में MA थी और संगीत में ग्रेजुएट। रोहित की मर्जी के खिलाफ मैं नहीं जाना चाहती थी, इसलिए रेडियो स्टेशन में कभी कोशिश नहीं की, पर स्कूल ज्वाइन करना चाहती थी। रोहित को उसमें भी ऑब्जेक्शन था। बस में कितने लोगों के साथ देह से देह टकराएगी। साथ काम करने वाले स्त्री पुरुष बेतकल्लुफी से बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। मुझे नहीं पसंद कि तुम भी करो। मैंने प्रत्युत्तर में कहा था, अपनी संस्था में तुम भी तो ऐसा करते होगे। मैंने तो इस बेतकल्लुफी से कभी परहेज नहीं किया। रोहित, अपनी सोच ऊंची रखो, शक शुबह से दूर जिंदगी को जियो, अपनी औकात में रहो, अकल नहीं किससे बात कर रही हो। लगभग चिंगारते हुए रोहित मेरी तरफ लपके थे। ख्यालों में काफी समय गुजर गया। सौरभ के आने से पहले लंच तैयार करना था। मैं किचन के कामों में लग गई। सौरभ इस बार 12वीं की परीक्षा देगा। ज्यादातर वह कोचिंग और ट्यूशन में ही रहता। कभी कभी तो अपने पिता का मेरे प्रति दुर्व्यवहार देखकर मेरा पक्ष भी लेता। 5 साल पहले मेरी सास का देहांत हो गया। उनके मरने के बाद मुझ पर नजर रखने वाला कोई नहीं रह गया। इससे हमारे झगड़े में भले ही कमी आई हो, पर रोहित के शक करने की बीमारी और बढ़ गई। सौरभ को यह प्रस्ताव अच्छा लगा। उसने अपने पापा को रात के समय यह बात बताई। रोहित को पता चल गया कि मैंने ही उससे यह कहलवाया है। उन्होंने सिरे से बात खारिज कर दी। अब तो सबद के ख्याल अक्सर आने लगे। सुबह गजब की फुर्ती आ गई थी। फटाफट सारे काम निपटा कर कोचिंग सेंटर की ओर जाने का मन करता। बीच में संडे आ जाने से बड़ी कोफ्त होती। उस दिन भी मैं नियत समय पर सेंटर पहुंच गई। पूरी वीरानगी दिखी। मैं अंदर घुस गई। चपरासी मुझे देखते ही निकल आया। मैंने पूछा, आज कोई नहीं दिख रहा। मेरे प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि 3 दिनों की छुट्टी है। पर आप सक्सेना मैडम है क्या? मेरे हाँ कहने पर उसने एक कागज पकड़ा दिया। अच्छा, तो एक साहब ने यह पुर्जा आपको देने को कहा था। वह सबद का मैसेज था। 3 दिन के लिए सेंटर बंद है। भतीजी को लेकर भैया के पास रोहतक जा रहा हूं। आप इस नंबर पर फोन कर सकती हैं।
सबद से ना मिलने की निराशा तो थी, पर उसका मोबाइल नंबर मिल जाने की खुशी थी। अब रोज दिन यहां नहीं आना होगा, फोन पर बात कर भी तसल्ली हो जाएगी। वापस लौटते हुए मैंने उसको फोन मिलाया। जी, मुझे पता था आपका कॉल आएगा। दिल को दिल की राह होती है ना, मैंने इसीलिए तो अपना नंबर दिया था। जी। छूटते ही मैंने पूछा, कब आएंगे? कल, लेकिन मिलूंगा परसों, क्योंकि मैं डायरेक्ट बैंक चला जाऊंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि और क्या बात करूं। उसने परसों शाम को एक दूर के मॉल में बुलाया था। घर पहुंचकर मुझे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वह मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है? क्या मुझे मात्र एक दो मुलाकात में प्यार हो सकता है, या महज एक आकर्षण? शब्द साधारण कद काठी का युवक था। यों भी रंग रूप कभी मुझे मोहित नहीं करता। आदमी की विद्वता और व्यवहार की मैं कायल थी। पहली बार जब मैं गर्भवती हुई थी तो छल से मुझे बहला फुसलाकर मेरा गर्भपात करवा दिया गया था, क्योंकि मेरे गर्भ में लड़की पल रही थी। मैंने बहुत कहा था रोहित को इस पाप से बचने के लिए, लेकिन मेरी मिन्नतों का कोई असर ना था उन पर। मेरी तबीयत उसके बाद से लगातार खराब रहती, लेकिन हर रात रोहित दैहिक तुष्टि के लिए आतुर रहते। मैं मना करती तो भी जबरदस्ती अपनी बात मनवाते। यही वह समय था जब उस अहंकारी व्यक्ति से मेरा मन पूरी तरह टूट चुका था। उसी कमजोरी में मैंने फिर कंसीव किया। मैंने ठान लिया था कि इस बार अगर फिर लड़की हुई तो मैं भाभी के पास चली जाऊंगी और सदा के लिए रोहित से अलग हो जाऊंगी। पर इस बार लड़का था। रोहित के मन की मुराद पूरी हो गई थी। मुझे अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना था। माँ फोन पर सीख देती कि अच्छी बात सोचना, टेंशन में नहीं रहना, इससे बच्चे का अच्छा विकास होता है। मैं खुश रहने का यत्न करती। फिर सौरभ के जन्म के बाद से उसकी परवरिश और घर गृहस्थी में व्यस्त हो गई। मॉल में हम नियत समय पर पहुंच गए। एक रेस्तरां के कोने वाली सीट पर हम आमने सामने बैठ गए। उसने कॉफी का ऑर्डर किया। आज मैं सबद के परिवार के बारे में जानना चाहती थी। मैंने पूछा, आपके परिवार में कौन कौन है? पत्नी और एक 13 साल का बेटा। मेरी पत्नी और बच्चे में कोई कमी नहीं है, पायल जी। शायद मैं ही उनके लायक नहीं हूं। पत्नी के पिता बड़ी पोस्ट पर सरकारी अफसर थे। उसने पैसों के बीच जिंदगी गुजारी है, इसलिए आदमी के मनोभाव और उसके जज्बातों की कोई कीमत नहीं है उसके पास। वह चाहती है मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊं। एक सांस में शब्द ने कहा डाला। आपने उन्हें समझाया नहीं कि पैसे से बड़ी शांत और सादगी भरी जिंदगी होती है। नहीं समझा पाया। पिछले 16 सालों में उसने मुझे निकम्मा, दरिद्र और जाहिल सिद्ध करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उसके साथ उसके माँ पापा भी खड़े होते और मैं एक अपराधी की भांति चुपचाप बॉस की नजर में ऊंचा उठने की उनकी सलाह पर मौन अभिव्यक्ति देता रहा, पर कभी उन्हें अपना नहीं पाया। आपको उस दिन देखा तो जाने क्यों खींचा चलाया, मैंने आहत भरे स्वर में कहा। शब्द जी, मेरी माँ कहा करती थी कि लाखों करोड़ों में कोई एक ऐसा मिलता है जिसका मानो जन्म जन्म से इंतजार होता है। वह पति या पत्नी के रूप में मिले, कोई जरूरी नहीं। मुझे लगता है ये इंतजार हमारा अब खत्म हो रहा है। मैं अपनी जिंदगी ढो रही थी, अब जीने को मन करता है। अपनी जिंदगी के कुछ वाकये मैंने भी सुनाए। इस बीच कॉफी आ गई और जाने कब शब्द ने अपने हाथों का भार मेरे हाथों में दे दिया। बहुत खुशनुमा शाम थी ये। एक दूसरे से विदा लेने को जी नहीं चाह रहा था। घर पहुंचकर मैंने अपने लिए चाय बनाई। अपने में एक नई ऊर्जा का संचार महसूस कर रही थी। माँ पुनर्जन्म में विश्वास करती थी। किसी अनजान व्यक्ति से मात्र संयोग मिल जाना, जुड़ जाना और आत्मीय बन जाना किसी पुनर्जन्म के रिश्ते को ही इंगित करता था। हम हर दिन बात करते, कभी मोबाइल पर, कभी व्हाट्सएप पर। बड़ी एहतियात से बातों को डिलीट भी कर देते। पहले बात बात पर झुंझलाने वाली मैं अब किसी बहस में शरीक नहीं होती। रोहित की बातों को अनसुनाकर मस्त रहने का यत्न करती। रोहित इस परिवर्तन को महसूस कर रहे थे। वे सोचते कि मैं पूरी तरह उनकी गुलाम बन गई हूं, इसलिए पहले जिन बातों का विरोध करती थी उन्हें भी अब मान रही हूं। सच तो ये था, मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा था। मुझे किसी के दंभ उपालंब से कोई परेशानी नहीं हो रही थी। एक दिन ऑफिस से आकर रोहित ने बताया कि उनका ट्रांसफर भैरूगढ़ हो गया है। उन्हें 2 दिन के अंदर ज्वाइन करना है। पशुपेश की स्थिति में थे वे। सौरभ का 12वीं बोर्ड था, तो सौरभ के लिए कम से कम 4 महीने तो यहां रहना ही है।
फिर जब तक उसका दाखिला किसी टेक्निकल कॉलेज में नहीं हो जाता उसे यहाँ रहना होगा। मुझ पर बेतरा शक करने वाला आदमी रात भर करवटें बदलता रहा। रात में जब भी मेरी नींद खुलती मैं उन्हें कुछ सोचते हुए पाती। सुबह उठने पर उन्होंने अप्रत्याशित घोषणा की, तुम मिसेस शर्मा के यहाँ जाकर संगीत की शिक्षा लेना आरंभ कर देना, नहीं तो बेवजह खिड़की पर खड़ी होकर इधर उधर देखती रहोगी। मेरे तो जैसे पंख लग गए। रोहित की दलील पर मन ही मन हंसी भी आ रही थी। कितना डरे हुए थे रोहित तुम। संगीत की शिक्षा लेना तुमने इसलिए स्वीकार किया ताकि मैं और कहीं नहीं जा पाऊं। इतनी छिछोरी सोच तुम ही रख सकते थे। ढेर सारी नसीहतें देने के बाद वे दूसरे दिन भैरूगढ़ के लिए रवाना हुए। सौरभ को भी मन लगाकर पढ़ने और हर दिन फोन पर बात करने की हिदायतें दी। समझ से बीच बीच में बात होती रहती। हम मिलते भी। अकेले में अपना अपना दुख सुख बतियाते हुए हम करीब भी आ रहे थे। इसका अनुमान मुझे तब लगा जब एक दिन कार में बैठे हुए ही उसने मुझे अपने सीने से लगा लिया। मुझे लगा जैसे मरुस्थल में पानी वाले बादल छाने लगे हैं। मैंने बमुश्किल उससे स्वयं को अलग किया। गजब का संयम था उसमें। ऐसे ही एक अन्य मौके पर मैंने उससे पूछा था, क्या हम अपने परिवार वालों का विश्वास नहीं तोड़ रहे? कुछ सोचते हुए उसने कहा, नहीं, हम दोस्त हैं, अपने अपने परिवार के प्रति हर जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। भौतिक सुख सुविधाएं तो हमने खूब भोगी, पर मानसिक स्तर पर अपने जज्बातों को समझने वाला अब जाकर कोई मिला है। तुमने भी पति की हर जरूरत पूरी की और मैंने भी अपनी पत्नी की हर जरूरत पूरी की, लेकिन ना तुम्हें तुम्हारे पति ने समझा और ना मुझे मेरी पत्नी ने। सौरभ की बोर्ड परीक्षाएं आरंभ होने वाली थी। वह सेल्फ स्टडी कर रहा था, ज्यादातर घर में ही रहता। मेरा भी बाहर जाना छूट गया था। सबक की भतीजी भी 12वीं की परीक्षा दे रही थी। रोहित को भैरूगढ़ गए 2-3 महीने गुजर गए थे। वे 15 से 20 दिनों में एक बार आ जाते। उस समय मेरा ध्यान केवल उन पर रहता। उनकी पसंद का खाना बनता और खूब खातिरदारी करती। फिर भी जतला देते कि उनके सामने मेरी इच्छा अनिच्छा का कोई मोल नहीं। सौरभ की परीक्षा के समय उन्होंने लगातार 20 दिनों की छुट्टी ले ली। सौरभ को सेंटर पर लेकर जाना और लाना वही करते। देखते देखते महीना बीत गया। सौरभ की परीक्षा खत्म होने के बाद वे वापस लौट गए। अब सौरभ का सारा ध्यान प्रतियोगी परीक्षाओं पर था। इस बीच मैंने सबत से मुलाकात की। 1-1.5 महीने से हमारे बीच ठीक से बातें नहीं हुई थी, सो काफी देर तक हमने साथ वक्त बिताया। समय किसी के रोके भला रुका है। कभी कभी स्वार्थी बन जाती, सोचती जब तक सौरभ है बिना किसी जोर जबरदस्ती के यहाँ हूं। एक बार उसके बाहर जाने पर क्या पता रोहित अपने साथ ले जाने की जिद करे। 1-2 महीने की सौरभ की व्यस्तता के बाद आखिर उसे भी सुकून मिल गया। बंगलौर के एक नामी कॉलेज में उसे दाखिला मिल गया। बंगलौर जाने से पहले मैंने रोहित को कहा, एक बार भैरूगढ़ चलते हैं, सौरभ को भी चेंज हो जाएगा। रोहित ने बड़े अनमने ढंग से कहा, मैं ट्रांजिट कैंप में रहता हूं, एक कमरे में 2 लोग, तुम लोग कैसे रहोगे? ये बात मैं जानती थी, पर इसी बहाने मैं टोहना चाह रही थी कि सौरभ के बंगलौर जाने के बाद वे मेरे बारे में क्या सोचते। उन्होंने 2 टूक शब्द में कह दिया कि वहां क्वार्टर उन्हें नहीं लेना है। 3 साल यूं ही आते जाते कट जाएंगे, फिर यही ट्रांसफर कराने की कोशिश करेंगे। सौरभ को बंगलौर पहुंचाने हम दोनों गए थे। रास्ते भर रोहित ने उसे खूब नसीहत दी, मसलन पैसे नहीं खर्च करना, पढ़ाई में मन लगाना, बाहर का नहीं खाना, आदि आदि। मैं भी उनकी बातों का समर्थन करती। उसे छोड़कर वापस दिल्ली आने पर रोहित एक दिन यही रहे। इस बार बड़े चुप चुप से थे। लगा कि मुझे लेकर थोड़ा चिंतित है। मैंने उनके जाने से पहले खाना पैक करते हुए पूछा, कब आएंगे आप? क्यों? जब मन करेगा आऊंगा, तुम घर पर ध्यान देना और ज्यादा बाहर नहीं निकलना। मन तो किया कह दूं कि इस नसीहत के पीछे क्या कहना चाह रहे हैं, बखूबी जानती हूं, पर सिरफिरे आदमी का क्या ठिकाना, क्या कर बैठे। सो चुप लदा गई। उनके जाने के बाद जैसे कोई काम ही नहीं था। अकेला घर और सन्नाटा। मैंने जमकर रियाज किया। फोन पर सबको अपना गाना भी सुनाया। वह फोन पर ही अपनी पसंद के गाने की फरमाइश करता, कभी तारीफ करता, कभी गलतियां बतलाता। हम कब इतने करीब आ गए कि पता ही नहीं चला। अब तो कभी कभी बिस्तर पर पड़े पड़े रोमांटिक बातें भी होने लगी थी, जब उसकी पत्नी घर पर नहीं होती। हालांकि आमने सामने पड़ने पर हम एक दूजे का खूब आदर करते।
मेरे संगीत के गुरुजी आसपास के समारोहों पर मुझे गाने की ब्रेक देना चाहते थे। मैंने रोहित से इसकी अनुमति लेनी चाहिए, पर उन्होंने डांटते हुए इसे नकार दिया। मुझे यह जरा भी नहीं भाया। यह पहला मौका था जब मैंने उनकी आज्ञा के विरुद्ध एक समारोह में गाना गाया। मुझे बहुत प्रशंसा मिली, पर मैंने इसकी खबर रोहित को नहीं दी। मेरे गुरु की अपनी संस्था थी, जहां पर शहर में त्योहार या विशेष अवसरों पर कार्यक्रम होते। मैंने उनके साथ हर कार्यक्रम में भाग लेने की ठान ली। इससे मेरा अकेलापन भी चला जाता और मेरा अपना टैलेंट भी निखरता। इस बार 1 महीने के पश्चात रोहित आ रहे थे। कार्यक्रम के फोटोज तो मैंने छिपा दिए, लेकिन कुछ ट्रॉफी, मेडल आदि नहीं छिपाए। मैं आने वाले तूफान का सामना करने को तैयार थी। बहुत सहा था मैंने। अब और नहीं, मेरा अंदेशा सही था। सुबह 10 बजे रोहित आ गए। इधर उधर के हाल समाचार लेने के बाद उन्होंने ड्राइंग रूम में रखी एक ट्रॉफी के बारे में पूछा। मैंने कहा, समूह गान प्रतियोगिता में गुरुजी की टीम प्रथम आई थी, जिसमें सभी प्रतिभागियों को यह मिला था। तुमने मुझसे तो जाने की परमिशन नहीं ली थी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं समझी मैंने। इस उत्तर की आशा नहीं थी उन्हें, सो 2 टूक फैसला सुना दिया। अब नहीं सीखना है गाना वाना, पर निकल आए हैं तुम्हारे। मैं तो सीखूंगी, आप रोक नहीं सकते। क्या जबान लड़ाती है? वेश्या हो क्या? गाना गाओगी? फिर 10 लोग पैसे उछालेंगे तुम पर, कहते हुए उन्होंने थप्पड़ लगाना चाहा। उनके हाथ को पकड़कर मैंने एक झटके से पीछे ठेलते हुए कहा, आप चाहे तो मुझे छोड़ दे। सौरभ का पालन पोषण मैं कर लूंगी, लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहूंगी जिसके लिए मैं मात्र एक वस्तु हूं। मेरे बदले हुए इस रूप पर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। काफी देर तक बहस छिड़ी रही। अब मैं सती सावित्री बनकर सब कुछ सहने वाली नहीं थी, इसीलिए चुपचाप खाना बनाकर अपनी एक सहेली के यहां निकल गई। वहीं से मैंने सबत को फोन मिलाया। मेरी पूरी बात सुनकर उसने कहा, वापस जाओगी तो फिर किसी तरह का हमला तो वे नहीं करेंगे ना? अगर कोई डर हो तो कहना, मैं रात कहीं और ठहरने का इंतजाम कर दूंगा। मैंने कहा, नहीं साबत, मैं उनके पास रहकर ही सिद्ध करूंगी कि मैं अपने लिए जो कर रही हूं उसे करने का पूरा हक है मुझे। फिर भी जब भी मेरी जरूरत पड़े बताना। यही दिलासा तो जीवन के हर उस मोड़ पर मुझे चाहिए था, जब मैंने स्वाभिमान के साथ साथ मेरी आत्मा को कुचलने में मेरी सास और पति ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनके हर गलत फैसले को भी मैं सह जाती, अगर एक बार भी रोहित ने मुझे अपनी बाहों में भरकर प्यार व ढाकस दिया होता। उस रात रोहित नहीं गए। यूं भी अपने लौटने की तिथि कभी नहीं बताते। हमने अलग अलग कमरे में रात बिताई। सुबह उठने पर सिर भारी भारी सा रहा, बदन भी गर्म था तथा देह में दर्द था। मैंने रसोई में जाकर चाय बनाई और उनके कमरे में पहुंचा दी। मुझे पता था रोहित अपनी ओर से कभी बोलने की पहल नहीं करेंगे, पर मैं भी नहीं बोलने जाऊंगी। नाश्ते में पोहा बनाकर मैंने टेबल पर ढक कर रख दिया और स्वयं जाकर लेट गई। नाश्ते के बाद उन्होंने डाइनिंग रूम से ही आवाज लगाई, मैं आज शाम की बस से जा रहा हूं, मेरे कपड़े प्रेस कर दो। मैंने रूखे स्वर में जवाब दिया, मेरे सिर में बहुत दर्द है। मैंने गोली भी ली, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आप अपने से कर लीजिए। क्या मैं खुद कर लूं और तुम सोई रहोगी? सचमुच दर्द हो भी रहा है या बहाना कर रही हो? आहत मन से मैं छोटखाई शेरनी की तरह गुर्राई, शर्म नहीं आती तुम्हें? 20 साल से तुमने पहचाना नहीं मुझे क्या? अपनी हर बात मनवाते रहे और आज मेरी तकलीफ पर बहाना बनाने की बात कर रहे हो। कहते हुए मैं उसके कंधों को झंझोड़ने लगी। रोहित को इस उत्तर की आशा नहीं थी। उन्होंने आव देखा ना ताव और दी थप्पड़ रसीद दिए। भद्दी सी गालियां देते हुए चिल्लाने लगे, अकेले रहते हुए मनमानी करने की आदत लग गई है। तुम भी मेरे साथ भैरोगढ़ चलोगी? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। जरूरत पड़ी तो कोर्ट तक तुम्हें ले जाऊंगी। जिसने आज तक मेरी कद्र नहीं की, उसके साथ तो अब बाकी जिंदगी साथ रहने का सवाल नहीं उठता है। अब तक सुस्त पड़ी जान में अचानक जोश आ गया। पल भर के लिए न सिर दर्द और कमजोरी सब भूल गई। वे बड़बड़ाते हुए सोफे पर बैठ गए। मैंने बाथरूम में अपने आप को बंद कर लिया और देर तक खुले नल के नीचे बैठी। शाम के 3 बज रहे थे। रोहित की 5 बजे की बस होती थी। उनके जाने के समय मैं घर में नहीं रहना चाहती थी। पर्स में कुछ पैसे रखकर मैं चुपचाप बाहर निकल गई। अपार्टमेंट के गार्ड को फ्लैट की चाबी रख लेने की हिदायत देकर मैं रिक्शा लेने के लिए खड़ी हो गई। मुझे पता नहीं था कहाँ जाना है। वही बूथ से शब्द को फोन मिलाया। हम उसी पुराने मॉल में मिले
जहां अक्सर मिला करते थे। इन सब काम में अच्छा समय लग गया। 6 बज रहे थे। रोहित ने जाने से पहले कोई कॉल नहीं की। मैंने गार्ड को ही फोन मिलाकर पूछ लिया। उसने बताया रोहित 12:30 निकल गए हैं और फ्लैट की चाबी उसे दे गए हैं। शब्द ने मेरे चेहरे से पढ़ लिया था कि कल से मैं बेहद परेशान रही हूं। उसने कहा, एक अच्छी जगह ले चलता हूं जहां आप कुछ देर आराम करिएगा, वरना तबीयत बिगड़ जाएगी। उसने शहर के एक अच्छे होटल में कमरा बुक करवा लिया था। मैं पहली बार इस तरह किसी के साथ आई थी। मेरी हिचक उसने भांप ली। कहा, हम पहली बार तो अकेले नहीं मिले हैं। आपने अपनी भावनाओं और जज्बातों को हर बार मेरे सामने खोलकर अपने आप को हल्का किया है। बताए ना, क्या हुआ है, क्या कहा है रोहित ने? कहते हुए वह मेरे करीब आ गया और मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। मैंने उसे तमाम घटनाओं के बारे में बताना आरंभ किया। अपने अपमान का जिक्र करते हुए मैं रो पड़ी। उसने मुझे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। प्यार की इस गर्मी में मेरे अंदर जमा बर्फ का पहाड़ पिघलने लगा। शब्द ने लाइट ऑफ कर दी। मेरे रोम रोम में सिहरन हो रही थी। हम दोनों की सांसें एक हो रही थी। हम अलग अलग नहीं थे, एक हो चुके थे। पतिव्रता स्त्री का लबादा ओढ़े एक मुद्दत से अपनी आत्मा को मार चुकी थी। मेरा वसंत लौट रहा था। आज उन सूखी डालियां पर नई कोपड़ खिल जाने को आतुर हो रही थी। मुझे सौरभ की याद आने लगी। अनायास ही मेरे हाथ माफी मांगने की मुद्रा में जुड़ गए। रोहित का धुंधला सा चेहरा सामने आया। मुझमें कोई अपराध बोध नहीं था। मेरी इच्छा के विरुद्ध जाकर भी जब रोहित अपनी दैहिक तुष्टि कर लेते तो विजयी भाव से कहते, उम्र बढ़ने के साथ साथ तुम जवान हो रही हो। आखिर तुम भी तो इंसान हो। कभी किसी के साथ ऐसी वैसी हरकत कर भी लेना तो मुझे ना बताना। देखा रोहित, अहम के बोझ तले क्या बोल जाते थे, तुम्हें पता ही नहीं चलता था। तुम्हारी बात आज भी मान रही हूं, कभी नहीं बताऊंगी तुम्हें। बाहों की जकड़न कम हुई तो देखा सबद भी गहरी निद्रा में डूब चुका था। लगता था बरसों से वह भी सुख की तलाश में था।